हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। 28 नवंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। 28 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, वह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। फिर इसके बाद में री एग्ज़ाम हुआ, यानी कि दोबारा से परीक्षा हुई यूपी टेट की। इस परीक्षा को तो निरस्त कर दिया गया, दोबारा परीक्षा हुई थी। वह परीक्षा हुई थी 23 जनवरी 2022 को परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा को मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, जो प्रीवियस ईयर आया था आपका। अब हम डिस्कस करते हैं आज 28 नवंबर 2021 को आया हुआ एग्ज़ाम है, जो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। तो समझते हैं कैसा आपका पेपर आया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इसे समझते हैं। इससे 30 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट होती है 30-30 नंबर की होती है। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं, तो टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्या हो गए आपके? क्वेश्चन हो गए। और 150 ही आपकी क्या हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए? मिनट होती हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट होती हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपी टेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अभी तक जो यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है, कैसा हुआ है? OMR ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। स्टेट का OMR सीट आपको भरनी होती है, गोला भरने होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। चलिए समझते हैं। थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। थार्नडाइक ने थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। पहला था आपका मुख्य नियम, दूसरा था आपका गॉड नियम। मुख्य नियम में 3 नियम थे और गौड़ नियम में 5 नियम थे। मुख्य नियम में 3 नियम थे, गौड़ नियम में 5 नियम थे। तो इसमें पूछा है मुख्य नियम के विषय में कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम में समझते हैं कौन कौन से नियम थे। पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभिवृत्ति का नियम यहाँ यह है आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि थार्नडाइक ने अभिवृत्ति का नियम नहीं दिया है। थार्नडाइक ने अभिवृत्ति का नियम नहीं दिया है। तो इनके मुख्य नियम हो जाते हैं 3, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें नहीं वाला पूछा है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 4, अभिवृत्ति का नियम इन्होंने नहीं दिया है। यहाँ तक बात क्लियर। थार्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। पहला आता है इनका मुख्य नियम, दूसरा होता है गौड़ नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं, गौड़ नियम में इनके 5 नियम हैं। मुख्य नियम में 3 नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम में इनके 5 नियम आते हैं, समझते हैं कौन कौन सा है। मनोवृत्ति का नियम, आप नोट कर लेना, मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। यहाँ तक बात क्लियर। थार्नडाइक ने प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी बिल्ली थी, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इन्होंने थ्योरी कौन सी दी है? इन्होंने थ्योरी दी है एसआर थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है? एसआर थ्योरी दी है थार्नडाइक ने। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलर तथा कोफा के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफा के अनुसार सीखना होता है अनुकरण के द्वारा,
प्रयास के द्वारा, सूझ के द्वारा या अभ्यास के द्वारा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कोहलर के द्वारा तथा कोफा के द्वारा सीखना क्या होता है? तो कोहलर का कहना था कि सूझ है अचानक आती है। कोहलर, कोफा और एक वर्दीमर थे, इनके अनुसार कहना था कि सूझ होती है वह अचानक आती है। सूझ का मतलब होता है समझ। सूझ का मतलब क्या होता है? समझ है वह क्या होती है? अचानक आती है, यानी कि किसी भी काम को करने की सूझ है अचानक आती है। कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर। किस पर किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी क्या था? एक भूखा बंदर था। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी को इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था और केले को छत पर टांग दिया और वहाँ पर बक्से भी रखे थे, और केलों को प्राप्त करने के लिए वह क्या करता? बक्सों को रख करके, एकदम से उसके माइंड में अचानक समझ आ गई, बक्सों को रख करके उस पर चढ़ गया और केले को प्राप्त कर लिया। कोहलर, कोफा और एक वर्दीमर थे, इनका कहना था कि सूझ है अचानक आती है। तो इनका राइट आंसर हो जाता है सूझ के द्वारा। सीखना क्या होता है? सूझ के द्वारा, यानी कि समझ के द्वारा। अनुकरण की बात करते हैं स्किनर। अनुकरण की बात करते हैं स्किनर। प्रयास की बात करते हैं थार्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। अभ्यास का नियम भी थार्नडाइक ने दिया था। सूझ, कोहलर बात करते हैं सूझ की। यहाँ तक बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक नोवाक, वाइगोत्स्की, पियाजे, थार्नडाइक। तो बात करते हैं सामाजिक निर्माणवाद की। समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। कौन करते हैं? समाज और संस्कृति की बात वाइगोत्स्की करते हैं। आपको कहीं पर भी दिख जाए समाज और संस्कृति के विषय में, वहाँ पर आपको वाइगोत्स्की लगा देना है, वही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना था कि जो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे का क्या होता है? ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। किसके अनुसार? समाज में अंतःक्रिया करके। समाज में अंतःक्रिया करके बच्चे में क्या होती है? ज्ञान अर्जन करता है। किसके साथ? समाज के साथ। यहाँ तक बात क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक निर्माणवाद। समाज दिख जाए वहाँ पर आपको वाइगोत्स्की लगा देना है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? तो संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित तथा स्वतंत्र होना। तो कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अनियंत्रित तथा स्वतंत्र होना। अनियंत्रित तथा स्वतंत्र होना वही क्या हो जाता है? विकास की विशेषता नहीं होती है। संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना विकास की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं कौन है? हरलॉक, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए समझते हैं, यानी कि वैयक्तिक आनुवंशिकता पुस्तक के लेखक कौन हैं? हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? वैयक्तिक आनुवंशिकता। तो समझते हैं, हरलॉक हैं, गाल्टन हैं, रॉस हैं या वुडवर्थ हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है। कौन है? गाल्टन है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, और यह गाल्टन कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। यह फ्रांसिस वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसिस वैज्ञानिक थे, और इनकी पुस्तक थी हेरिडिटरी जीनियस। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 2019 में भी क्वेश्चन बना था और 2021 वाली निरस्त परीक्षा में भी क्वेश्चन बना था कि संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग और मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाता है ज्ञान।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान। तो चलिए समझते हैं इनके स्तर की, यानी कि स्तर है, इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। संज्ञानार्थ संप्राप्ति का स्तर है, इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए समझते हैं 6 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। 6 श्रेणियों में बांटा गया है संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम स्तर को। न्यूनतम स्तर है इनका पहला ज्ञान। तो चलिए समझते हैं। पहला आ जाता है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान के बाद में आता है अवबोध, बोध। फिर नेक्स्ट आता है आपका अनुप्रयोग, ज्ञान बोध अनुप्रयोग। नेक्स्ट आता है विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस, विश्लेषण। फिर आता है संश्लेषण। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। आपको नोट करके लिख लेना है कौन कौन से होते हैं। ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन। इनके 6 श्रेणियों में बांटा गया है संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम स्तर को। न्यूनतम स्तर में आ जाता है, यानी कि पहला ज्ञान आ जाता है, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण, पांचवा होता है संश्लेषण और छठवां होता है मूल्यांकन। यहाँ तक बात क्लियर? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है सूक्ष्म शिक्षण विधि का अंतिम सोपान है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का अंतिम सोपान क्या है? चलिए समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या है। इनके भी 6 सोपान हैं। क्या हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि के 6 सोपान हैं। कौन कौन से हैं? चलिए समझते हैं। पहला आता है पाठ योजना, यानी कि किसी भी पाठ की योजना बनाना, वही क्या होता है? सोपान होता है। यानी कि प्रथम सोपान है पाठ योजना, इसमें अंतिम सोपान पूछा है। दूसरा आता है आपका शिक्षण, पाठ योजना, शिक्षण। तीसरा हो जाता है आपका प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि। चौथा बन जाता है आपका पुनः योजना। पांचवा आता है पुनः शिक्षण। छठवां आ जाता है आपका पुनः प्रतिपुष्टि। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए समझते हैं अंतिम, यानी कि अंतिम सोपान पूछा है सूक्ष्म शिक्षण विधि का। पहला सोपान हो जाता है पाठ योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा हो जाता है प्रतिपुष्टि, चौथा हो जाता है पुनः योजना, पांचवा हो जाता है पुनः शिक्षण और छठवां हो जाता है पुनः प्रतिपुष्टि। चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है अंतिम सोपान है पुनः प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर? अंतिम सोपान क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन आता है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या एक समाधान। क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका विचार प्रवाह। क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन क्या है? विचार प्रवाह है। क्या है? विचार प्रवाह है, यानी कि फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। क्या है? फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। विचार प्रवाह ही क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। यहाँ तक बात क्लियर? क्या होता है? जो अपसारी चिंतन होता है आउट ऑफ द बॉक्स होता है। क्या होता है? अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स होता है। आउट ऑफ द बॉक्स होता है अपसारी चिंतन।
यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कि बच्चा है अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है, अलग अलग तरीके से बच्चा है क्रिएटिविटी कर सकता है, सिरे से खुले सिरे की तरफ जाता है अपसारी चिंतन। यानी कि एक क्वेश्चन से वह कई सारे क्वेश्चंस को सोच सकता है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस बना सकता है, वही हमारा क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डेबी, ऑसबॉर्न, हरलॉक, ऑसबेल। कौन है मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ऑसबॉर्न है मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है? ऑसबॉर्न मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण निम्न में से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैंने आपको व्यक्तित्व भिन्नता वाले चैप्टर में करा दिया है, इसको तो आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए समझते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? CD मॉर्गन, HA मुरे, एक एवं दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है JL मैरिनो। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करता है, यानी कि TAT की बात करता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात कर रहा है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT के जनक के विषय में पूछा है, यानी कि इसके जो कौन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोथ हो जाते हैं। बोथ यानी कि मॉर्गन व मुरे। मॉर्गन व मुरे हैं, इसके जनक हो जाते हैं। TAT परीक्षण के थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के जनक कौन हो जाते हैं? मॉर्गन और मुरे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें 31 कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। 10 चित्र इसमें महिलाओं के लिए होते हैं, यानी कि 10 चित्र इसमें महिलाओं के लिए होते हैं। इसमें टोटल 31 होते हैं, लेकिन 30 पर प्रयोग किया जाता है। 10 महिलाओं के लिए होते हैं, 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 दोनों के लिए होते हैं, महिला और पुरुषों के लिए। यहाँ तक बात क्लियर। और एक कैसा होता था, इसमें एक बचा है, यानी कि 30 हो गए, 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, और 10 ही पुरुष और महिलाओं के लिए एक बच जाता है। तो वह कैसा होता है? सादा खाली होता है। सादा खाली होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि TAT परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो टोटल 31 होते हैं। 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुष और महिलाओं के लिए एक कैसा होता है? सादा खाली कार्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका 11, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भव, प्रबोधन, संशोधन। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, आयोजन। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या है? आयोजन है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैंने आपको बताया था, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन बना था, देख लो, थार्डाइक से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो इसके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैंने आपको SR बॉन्ड बताया था, SR थ्योरी बताई थी। तो किनकी थी? SR थ्योरी थी किनकी? थार्डाइक की। यहाँ तक बात क्लियर। SR थ्योरी किसकी थी? थार्डाइक की थ्योरी थी। थार्डाइक, गेस्टाल्ट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि S आपका स्टिमुलस हो गया, R आपकी रेस्पॉन्स हो गई, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थार्डाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थार्डाइक ने दिया था। स्टिमुलस उद्दीपन को बोलते हैं, और अनुक्रिया किसको बोलते हैं? रेस्पॉन्स को। तो SR थ्योरी किसने दी थी? थार्डाइक ने दी थी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13,
कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक है वह अधिगम को प्रभावित करता है? तो चलिए समझते हैं। व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, या सामाजिक कारण, या अप्रयुक्त सभी। तो कौन सा कारक है अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है व्यक्तिगत कारक प्रभावित करता है, वातावरण संबंधी कारक हैं प्रभावित करते हैं सीखने को, सामाजिक कारक भी बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं, और उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी कारक हैं जो बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं, बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कई बार पूछा जा रहा है बहुबुद्धि के सिद्धांत से, यानी कि गार्डनर का सिद्धांत है। किनका सिद्धांत है? पियाजे का, ब्रूनर का, गार्डनर का, या वाइगोत्स्की का? तो राइट आंसर हो जाता है गार्डनर का। बहुबुद्धि का सिद्धांत से कई बार अब क्वेश्चन बनता है, तो आपको बहुबुद्धि के सिद्धांत के विषय में पता होना चाहिए। 2019 में भी इससे क्वेश्चन बना था, तो और अभी भी क्वेश्चन बना है। तो कौन है? गार्डनर हैं। यहाँ तक बात क्लियर। कौन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक? कौन है? गार्डनर हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का बुद्धिकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि के जो लेखक हैं किनसे संबंधित है? किलपैट्रिक, रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, या फ्रोबेल? कौन है प्रोजेक्ट विधि के लेखक, या प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, इन्हीं से संबंधित है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट बात करते हैं। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना, मूल्यांकन, या लक्ष्य कथन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न। यानी कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ तक बात क्लियर। प्रस्तावना प्रश्न क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थियों से लगभग 5-6 प्रश्न करता है और उसके अनुसार बच्चों को आंकता है। 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके अनुसार बच्चों को आंकता है, देखता है बच्चों को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर। तो सबसे पहले शिक्षक को प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को प्रस्तावित करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 आपका, गलत वाक्य को चुने। इसमें गलत वाक्य चुनना है कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा कहाँ सीखते हैं? स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो छात्र हैं किस तरीके से सीखते हैं, इसमें गलत बताना है। तो छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, यानी कि अच्छे वातावरण में सीखते हैं, नेचुरल वातावरण में सीखते हैं। तो हाँ है, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे सीखते हैं। तो आपसे गलत पूछा है, ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे हैं बेस्ट सीखते हैं, कैसे? करके सीखते हैं। तो यह भी सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, तो छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा गया है। तो छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे हैं नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। गलत पूछा है तो गलत यही सही है। यहाँ तक बात क्लियर। गलत है तभी यह सही है। चलिए, क्योंकि बच्चे हैं नियंत्रित वातावरण में नहीं सीख सकते हैं। बच्चे को अच्छा
वातावरण देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मुक्त वातावरण देना चाहिए जिससे बच्चा है वह सीखे। यहाँ तक बात क्लियर। क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा थी कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। बच्चा है आदतों के अनुसार ज्ञान को, अपने अभिवृत्ति को सीखता है, अर्जन करता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, क्योंकि गलत पूछा है इसीलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। 52वां संशोधन था, 86वां संशोधन था, 68वां संशोधन था या 22वां संशोधन था। तो राइट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है बच्चे को 86वें संविधान संशोधन में। आर्टिकल 21A की बात करता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 21 का ए, क्योंकि बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन था, उसमें कहा गया था बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कार्य में सम्मिलित है। क्या है शिक्षण कार्य में सम्मिलित? तो राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। शिक्षण कार्य में मूल्यांकन भी सम्मिलित है, उपचारात्मक कार्य भी सम्मिलित है, निदानात्मक कार्य भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। सबसे कम प्रभावशाली की बात करता है, कब होगा सबसे कम प्रभावशाली? कि शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, या विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल सीखने पर बल होगा, या उपर्युक्त सभी। बच्चा है यानी कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? तो बच्चे एकाधिकारवादी होंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, तो बहुत ही कम सीख पाएंगे। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर ही बल होगा, यानी कि समझेंगे नहीं, लिखने पर ही फोकस होगा, उपयुक्त सही सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। इससे क्वेश्चन बनता है कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया था, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, या स्किनर ने? तो राइट आंसर हो जाता है, भाषा की बात करता है भाषा रूपांतरण की, तो चॉम्स्की आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाता है? चॉम्स्की। यहाँ तक बात क्लियर। भाषा अर्जन की एक क्या होती है? भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। किसका कहना था? चॉम्स्की का कहना था। किसका कहना था? चॉम्स्की का कहना था। भाषा अर्जन के जनक माने जाते हैं चॉम्स्की। भाषा आपको जहाँ दिख जाए और चॉम्स्की दिख जाए तो वही राइट आंसर हो जाता है, चॉम्स्की। नेक्स्ट बात करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर है 23, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटागनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, या एंडोमॉर्फिक? तो राइट आंसर आपको बताना है शारीरिक गठन संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, एंटागनिस्टिक है, वह शारीरिक गठन से संबंधित नहीं है। एंटागनिस्टिक है, वह शारीरिक गठन से संबंधित नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा के कौन कौन से घटक हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के घटक की बात करता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी हैं अभिप्रेरणा के घटक। आवश्यकता है, नीड भी है, नीड है, ड्राइव है यानी कि अंतर्नोद, ड्राइव है, प्रोत्साहन है यानी कि इंसेंटिव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी अभिप्रेरणा के घटक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो आपको बताना है, सिगमंड फ्रायड हैं, आल्पोर्ट हैं, गिलफोर्ड हैं, या ऑप्शन 2 और 3 यानी कि दोनों हैं, यानी कि 2 वाला और 3 वाला। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मैंने आपको बुद्धि वाले चैप्टर में इसे कराया है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर बताना है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं कौन? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के 3 संरचनाएं थी, यानी कि कौन कौन सी थी? इदम अहम और परा अहम। इनकी 3 संरचनाएं थी, कौन कौन सी थी? इदम, अहम और परा अहम। इदम यानी कि आईडी, अहम यानी कि ईगो, और सुपर ईगो। यहाँ तक बात क्लियर। इनका सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का। इनकी 3 संरचनाएं थी, इदम, अहम, परा अहम, इद, ईगो, सुपर ईगो इनकी यह अवधारणाएं थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? किसके सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, या त्रुटियों के माध्यम से सीखना, या व्यवहार रूपांतरण की तकनीकी। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। इसमें नहीं पूछा है, तो अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन है, और व्यवहार रूपांतरण तकनीकी है, और त्रुटियों के माध्यम से सीखना यह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि त्रुटियों के माध्यम से सीखता है। किसका कहना था? थॉर्नडाइक का कहना था। तो त्रुटियों के माध्यम से थॉर्नडाइक सिखाते हैं, ना कि स्किनर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? यानी कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो आंतरिक मूल्यांकन, या बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो चलिए, राइट आंसर बताना है आपको कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यही सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ब्लूम का वर्गीकरण आपको इसमें बताना है। चलिए समझते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाता है चरित्र निर्माण। क्या हो जाता है? चरित्र निर्माण। क्योंकि ब्लूम के वर्गीकरण में अवबोध है, ज्ञान है, विश्लेषण है, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चरित्र निर्माण नहीं है, यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। यह संज्ञानात्मक पक्ष के। तो चलिए समझते हैं। एक होता है आपका ज्ञानात्मक,
एक होता है भावात्मक और तीसरा होता है मनोसंचालित ज्ञान। यानी कि हेड दिमाग के लेवल पर होता है, हेड यानी कि ज्ञानात्मक, हर्ट और हैंड यानी कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। पहला, दूसरा और तीसरा, हेड, हर्ट और हैंड, यहाँ तक बात क्लियर। संज्ञानात्मक पक्ष हैं इनके, ज्ञानात्मक, भावात्मक और हैंड यानी कि मनोसंचालित यानी कि करके सीखना। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29वां, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो समझते हैं, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर या प्रत्यावर्ती स्तर। तो कौन सा स्तर है वह शिक्षण का स्तर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यावर्ती स्तर है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन, मनोसामाजिक की बात करता है तो कौन हो जाते हैं? थार्नडाइक, एरिक्सन, स्किनर और हरलोक। यहाँ पर मनोसामाजिक दिया है आपको और वहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक पूछे थे और यहाँ मनोसामाजिक हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक थे सिगमंड फ्राइड और मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक की बात करता है तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, मनोसामाजिक की बात करता है तो एरिक्सन है और सामाजिक संस्कृति की बात करता है तो वाइगोत्स्की, मनोविश्लेषणात्मक की बात करता है तो सिगमंड फ्राइड। आपको नोट करके लिख लेना है। यहाँ तक बात क्लियर। हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सीडीपी के, तो आपने अच्छे से समझा है। मैंने सभी क्लासेस भी चलाई हैं, आप उन क्लासेस को देखिए और मेरे साथ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।